आइए बच्चों, सर जी सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि क्या एग्रीकल्चरल इनकम हमारी एग्जेम्प्ट होती है, टैक्सेबल होती है? 10 सबसेक्शन 1 में एग्रीकल्चरल इनकम हमारी एग्जेम्प्ट होती है। एग्रीकल्चरल इनकम को दो लेवल पे तोड़ा गया बेटा, आज बेटा एक बार देखना है, या तो प्रैक्टिकल या फिर थ्योरी। पहले मैं आपके साथ प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल की बात होती थी पार्शियल इंटीग्रेशन, यानी कि दिखाने के लिए तो ये लगता था कि आपकी जो एग्रीकल्चरल इनकम है वो एग्जेम्प्ट है, पर वो टैक्सेबल हो जाती थी एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन। पार्शियल इंटीग्रेशन में सबसे पहले देखा जाता था कि हु इज एलिजिबल, किसके ऊपर लग सकती है। तो आप बताएंगे किस किस पे लग सकती है? जिसकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा और बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। कहने का मतलब ये है सर, ये नाम याद कैसे होंगे बेटे? सब पे स्लैब लग रहा है, जितने भी पर्सन पे स्लैब लग रहा है वो लिस्ट लिखी हुई है। और दूसरी बात ये थी कि अगर आपने दो कंडीशन फुलफिल कर दी तो बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि आप पे पार्शियल इंटीग्रेशन लग गया। और पार्शियल इंटीग्रेशन लग गया तो अच्छी बात होती है, बुरी बात होती है? बुरी बात होती है जी। क्या थी वो दो कंडीशंस? एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड्स 5,000 per annum. When I say agricultural income means sales minus cost. Obviously एक फार्मर है, वो 6 लाख रुपए की सेल करता है और 5 लाख की कॉस्ट है, तो एग्रीकल्चरल इनकम क्या होगी? मैं कह रहा हूँ 6 लाख रुपए की सेल है उसकी, 5 लाख की कॉस्ट है, एग्रीकल्चरल इनकम 1 लाख होगी। तो ऑब्वियसली मैं टर्नओवर नहीं पकड़ूंगा ना, मैं सारे खर्चे माइनस करने के बाद ही देखूंगा। दूसरी बात, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम शुड एक्सीड स्लैब रेट्स, एंड व्हेन आई से स्लैब रेट्स 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, और अगर आप 115 BAC में है तो 3 लाख। मुझे बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? आप मेरे को बताइए, एक कंपनी है, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, एक कंपनी है, उसकी एग्रीकल्चर इनकम है 6 लाख, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 6 लाख, पार्शियल इंटीग्रेशन लगा? क्योंकि कंपनी उस लिस्ट में आ ही नहीं रही, एलिजिबल है ही नहीं, तो पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं लगा। इसका मतलब समझते हो कि जो भी एग्रीकल्चरल इनकम है वो एग्जेम्प्ट है। कंक्लूड कर सकता हूँ ना, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट। ये इंडिविजुअल है, एग्रीकल्चर 5 लाख, नॉन एग्रीकल्चर 50 लाख, पार्शियल इंटीग्रेशन लग गया। कैसे लग गया? 5,000 से एक्सीड कर गया है। 5,000 एक थोड़ा ना एक्सीड करा है, 5,000 ही 5,000 से एक्सीड करता है। बेटे मैंने एक्सीड लिखा है, आपने 5 लाख बोला, आपने लिखा 5,000, पता आपको? ना 5,000 लिखा है एग्रीकल्चरल, पार्शियल लगा? नहीं लगा, डॉट 5,000 है भाई साहब, विच मीन्स कि ये एग्जेम्प्ट हो गया। इंडिविजुअल 60,000, 2.5 लाख रुपए, 40 साल उम्र है इसकी, विच मीन्स दैट दिस इज एग्जेम्प्ट। एक इंडिविजुअल 40 साल का, 70,000 और 8 लाख, पार्शियल इंटीग्रेशन लग गया। अब एग्जेम्प्ट नहीं बोलूंगा मैं, इसका मतलब पार्शियल इंटीग्रेशन जब लगा तो सर जी पार्शियल इंटीग्रेशन के कुछ स्टेप्स होते थे। आइए एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें एक एक पॉइंट आपको क्लियर होगा। मुझे बताइए, पहले ये एग्जांपल क्लियर है बच्चे? आइए अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें एग्रीकल्चरल इनकम का कॉन्सेप्ट आएगा। सैलरी है सर जी 12 लाख, हाउस प्रॉपर्टी है 3 लाख, कंप्यूटेड है ये, कंप्यूटेड का मतलब 30% डिडक्शन सब हो चुकी है। एग्रीकल्चरल इनकम 1 लाख, चैप्टर 6 से 80D में 60,000, 60,000 दिया है तो कितनी लिमिट होगी? छोड़ो, मैं इतना फोकस है, इतना मेरे को कराना नहीं है। मान लो, चलो एज मान लो 40 साल है, कितने की डिडक्शन मिलेगी? 25 मिलेगी ना। 40 साल का तो 50,000 थोड़ा मिल जाएगी, 25 मिलेगी। और 80C में कितनी है? 75। सबसे पहले तो आप मेरे को एक बात बता दीजिए, हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या निकालना है? पहले तो GTI बता दीजिएगा, फिर टोटल इनकम, और फिर टैक्स निकालेंगे बेटा। कंप्यूटेड है
आइए बड़े ही प्यार से करेंगे, साथ में करना बेटा, लिख के करोगे तो अच्छा रहेगा। सैलरी 12 लाख, हाउस प्रॉपर्टी 3 लाख। एग्रीकल्चरल इनकम कौन से हेड में दिखाई जाती है वैसे? अदर सोर्स। तो अदर सोर्स में एग्रीकल्चरल इनकम 1 लाख, बट सरकार क्या कहती है, अरे ये तो 10(1) में एग्जेम्प्ट है, तो इसका मतलब अदर सोर्स तो आपका नील आ जाता है। समझ रहे हो? तो सरकार बेटा जो दिखाने का सिस्टम है वो तो ये दिखा रही है, देखो मैं तो एग्जेम्प्ट कर दिया। जीटीआई कितना आ जाएगा बेटा? 15 लाख। 6 से कितना भाई साहब? 80D का 25, और ये कितना आ जाएगा? 75। टोटल 1 लाख हो गया ना? आप मेरे को बताइए, 14 lakhs इज माई टोटल इनकम। मेरा आपसे सवाल, क्या मैं इसको नॉन एग्रीकल्चरल इनकम नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकता हूँ सर, ये सारी की सारी नॉन एग्रीकल्चर इनकम ही तो है। सर आप ये बात इधर क्यों कर रहे हो? क्योंकि बेटे रिबेट की जब बात आ जाएगी ना तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि टोटल इनकम कौन सी पकड़नी है, तो यही पकड़नी है टोटल इनकम। समझ रहे हो? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बच्चा इधर कंफ्यूज होता है। नोट, आप मुझे बताइए, रिबेट अंडर सेक्शन 87A अलाउड या नॉट अलाउड? नॉट अलाउड, because total income exceeds, and in this case what is total income? 14 lakh, which exceeds 5 lakh। तो ये बात मैंने इसलिए लिखवाई था, आपको समझ आया कि मैं रिबेट के लिए कौन सी इनकम को पकड़ रहा हूँ जज करने के लिए। ठीक है, तो पार्शियल इंटीग्रेशन तो लग गया है जी, बहुत अच्छी बात है अगर पार्शियल इंटीग्रेशन लग गया। आइए जरा स्टेप्स कैलकुलेट करते हैं। कितने, इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स मैटर नहीं करते। सबसे पहला स्टेप क्या था? टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम कितना था बच्चे? 1 लाख, और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 14 लाख। 15 लाख पे एक बार टैक्स निकालिएगा। HEC तक नहीं जाना आपको, स्लैब तक जाना, सिर्फ स्लैब तक। पहले 2.5 लाख 0, 12,500, 1 लाख, 10 से 4 कितना हुआ? 4 लाख 30, 4 लाख 20। ठीक लिखा ना? कितना आ गया? अरे ज्यादा लिख दिया, नहीं लग रहा। ना ना ऐड कुछ नहीं करना, सिर्फ मैंने क्या गलत कर दिया? सीधा लिख दूं 262,500। 4 लाख भी, सर आपने 4 लाख 20 लिखा था, सर वो 5 लाख अलग होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 262,500 आ गया सबका? यहाँ तक सबको एस्टैब्लिश्ड है। स्टेप नंबर 1 कितना? 4 लाख का 30, 1 20, 15 लाख। टैक्स ऑन एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर 262,500 आ गया। स्टेप नंबर 2 क्या होता था बताना बेटा? एग्जैक्टली, टैक्स ऑन स्लैब प्लस एग्रीकल्चर। और स्लैब कितना एज इस बंदे पे? अगर एज नहीं दे रखी तो 2.5 लाख ही ले रहा हूँ, प्लस एग्रीकल्चर इनकम कितना? 40 एज है। अगर कुछ नहीं दिया तो हम बिलो 60 लेके ही चलेंगे। तो कितना हो गया बेटा? 3.5 लाख। 3.5 लाख पे टैक्स बताइए। गिवन। और अगर तेरे को सेल और कुछ दिया होता तो 5,000 रुपए। स्टेप नंबर, हाँ पहले 2.5 लाख पे तो माफ है, और 1 लाख पे 5%, 5,000 रुपए। आप मुझे बताइए स्टेप 3 क्या होता था? स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 2। कितना अमाउंट आ रहा है बेटा? 2,57,500। यही आ रहा है? बस बेटे खत्म हो गई बात। अब आप मुझे बताइए क्या इसको रिबेट मिलेगा? स्टेप नंबर 5, क्या सरचार्ज लगेगा? नहीं। स्टेप नंबर 6, HEC लगेगा एट द रेट ऑफ 4%। आप समझ रहे हो? 3 - 4 + 5 पे लगेगा। स्टेप 3 - 4 + 5 है ना? कितना आ रहा है? 267,800। 2 लाख रुपए। अच्छा आपने टोटल बता दिया, ठीक है। HEC बता। 10,300। और स्टेप 7 क्या हो जाएगा बेटा? टोटल आ गया आपका 267, कितना है? 260,
267 267 800। कहिए साहब, क्या आपको क्लियर है सारी बातें? तो पार्शियल इंटीग्रेशन में हद से हद क्या हो सकता है, जिंदगी खराब ऐसे हो सकती है कि आपका जो फुल फ्लैश क्वेश्चन आ जाए ना, उसमें क्या कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वो जो 14 नंबर का क्वेश्चन है, सोच के देखो। हाँ, जब तू टैक्स निकालेगा तेरे पास जो हमने फुल फ्लैश क्वेश्चन करे थे उसमें तो एग्रीकल्चर इनकम नीली आनी है, पर वो जो तेरा टेबल है उसमें तो टोटल इनकम आ चुकी है। तो जब तू टैक्स निकालेगा तो पार्शियल भी लॉजिक लगा, समझ रहे हो? ठीक है ना? तो मुझे बताइए, मतलब कॉम्प्लिकेशन और बढ़ सकती हैं लाइफ में, ठीक है ना? तो ये एक चीज हो गई। अच्छा, इसके बाद सर हमने देखा था कि ठीक है सर, पार्शियल इंटीग्रेशन है एग्रीकल्चर इनकम में लगता है, ठीक है। हालांकि मैंने एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है अभी तक बात नहीं करी है, बट मुद्दे की बात पर आते हैं दोबारा से, एक बार इसको हटा रहा हूँ। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर बिजनेसमैन जो होता है ना, आई मीन जैसे आप ये कह सकते हैं कि टाटा टी है, तो ऐसा हो सकता है ना कि उसके जो टी प्लांट्स है वो बोले यार मैं नहीं खरीद रहा किसी फार्मर से, मैं तो खुद ही उगाऊंगा, खुद ही टी का भी फैक्ट्री के अंदर जाएगा। इसी तरीके से जैसे अब आपने स्टारबक्स देखा है, स्टारबक्स कह सकता हूँ टाटा का प्रोडक्ट बन गया है ना, उस पे लिखा हुआ है टाटा, इस मतलब क्या लिखा हुआ था, इंडिया में टाटा वेंचर है, ठीक है। पर एग्जैक्ट पैकेट में उनकी क्या प्लानिंग है मुझे भी नहीं पता होगा, तो कि वेंचर है या स्टारबक्स की कोई कंपनी इंडिया में जो खरीदी है, क्या है पता नहीं। मुद्दे की बात ये है कि एक इंसान जो फार्मर था ना, वो अब सोच रहा है यार मैं जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बना रहा हूँ, मैं ही क्यों ना फैक्ट्री में भी अपनी फैक्ट्री खोल लूँ और वो प्रोडक्ट को बना लूँ। तो बेसिकली आपको ये रूल नंबर्स याद होने चाहिए। सबसे पहला 7A की मैं बात करूंगा, ये किस चीज का मालूम है? रबड़। जैसे MRF टायर्स है, MRF कह रही है रबड़ जो होता है ना बेटा, एक रबड़ प्लांट होता है, उसका एक लिक्विड कंटेंट होता है, लेटेक्स बोलते हैं, उसकी प्रोसेसिंग करके रबड़ बनता है, उसमें क्या क्या डलता होगा हमें क्या लेना देना उससे। मुद्दे की बात ये है कि अगर आप रबड़ प्लांट मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं और उसके बाद उससे रबड़ भी बना रहे हैं, ठीक है, तो क्या कॉम्प्लिकेशन नहीं? तो इस बंदे को MRF को जो भी प्रॉफिट होंगे, क्या वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस इनकम है, उसमें एग्रीकल्चर भी है। तो बेसिकली अगर आप एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं, अगर आप बेसिक लेवल का ऑन फील्ड्स एग्रीकल्चर भी है और नॉन एग्रीकल्चर, तो आप मुझे बताइए जब आपके प्रॉफिट्स निकलेंगे कितना एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा और कितना नॉन एग्रीकल्चरल इनकम? एग्रीकल्चर 65% और नॉन एग्रीकल्चर 35%। ठीक है जी, एग्जांपल बनाऊंगा इस पे मैं, पर अभी आपको पहले परसेंट याद हो। 7B किस चीज के ऊपर है बेटा? कॉफी। और कॉफी में ना 2 फर्दर क्राइटेरिया बन जाता है, या तो 25-75 है या तो 40 और 60 है। यानी कि 25% मानी जाएगी बिजनेस इनकम, 75 एग्रीकल्चर, 40% बिजनेस इनकम, 60% एग्रीकल्चर इनकम। अगर कॉफी में लिखा है सिर्फ ग्रोन एंड क्योर्ड, ये सिर्फ 2 ही प्रोसेस हो रहे हैं, तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर का 75%, यानी कि बिजनेस प्रोसेस कम है तो बिजनेस परसेंट कितना ले लिया मैंने? 25। लेकिन अगर लिखा है ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड, ग्राउंडेड, तो बेटा क्या मैं कह सकता हूं कि बिजनेस के प्रोसेस बढ़ गए हैं? और अगर बिजनेस के प्रोसेस बढ़ गए हैं तो बिजनेस इनकम कितनी ले ली मैंने? 40%, और नॉन बिजनेस इनकम दैट इज एग्रीकल्चर इनकम इज 60%। कहिए क्लियर है? व्हाट अबाउट रूल नंबर 8 किस पे था? टी पर। और टी में कहते हैं जी 40% हो गया आपका बिजनेस इनकम, 60% हो गया आपका एग्रीकल्चर। पहले बताइए यहाँ तक क्लियर? रूल नंबर 7 किस चीज का था सर? एनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अदर देन टी।
क्योंकि बेटा ये 3 चीजों पे तो सरकार आपको ऑप्शन दे रही है कि ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी मत करो, 1% पकड़ो और उसको एग्रीकल्चरल मान लो। लेकिन इसके अलावा और भी तो हो सकते हैं, जैसे पोटैटोज, टोमेटोज, शुगर केन। क्यों शुगर केन से चीनी नहीं बन सकती क्या? क्या वो 7A 7B 8 में आ रहा है? नहीं आ रहा, तो वो किधर को जा सकता है? रूल नंबर 7 में। तो आइए पहले तो मैं आपके साथ एक एग्जांपल कर लेता हूं टी वाला। आप लगा लीजिए टी की जगह क्या करें, और कौन सा था? रबड़ था ना, रबड़ वाला देख लेते हैं सब। अंकल चिप्स तो रूल 7 में चला जाएगा, वो वाला लूंगा। पहले मैं जनरल सिंपल वाला ले रहा हूँ। पहले मैं इस कैटेगरी का एक एग्जांपल बना रहा हूँ कि ये लोग कैसे करते होंगे, ये वाला 7AB, और उसके बाद फिर मैं 7 का बनाऊँ। ठीक है, मान लो टी प्लांट्स प्रोड्यूस करने का खर्चा 10 लाख है। क्या मैं कह सकता हूँ ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है? आई एम जस्ट प्रोड्यूसिंग टी प्लांट्स, टी लीव्स, सारी चीजें। इसके बाद क्या हुआ, मैं इसको बेचता नहीं हूं बेटा, मैं तो इन टी लीव्स को किधर लेके चला जाता हूँ? फैक्ट्री में। और किस लिए? इसको प्रोसेस करने के। उसका खर्चा कितने का है? 40 लाख का। और जब मैंने ये खर्चा करा, पैकेजिंग कर दी, मार्केटिंग कर दी, टाटा टी पूरी ब्रांड, मतलब अब सीधा वो बॉक्स आपके घर आ सकता है। ठीक है ना, टाटा टी बन चुका। और पूरे साल में ये सारा का सारा स्टॉक बिक गया बेटा 1 करोड़। सेल ऑफ एंटायर स्टॉक। मेरा आपसे सवाल, टाटा वाले का सेल प्राइस क्या है? 1 करोड़। टाटा वाले की कॉस्ट क्या है? 50 लाख। तो टाटा वाले का PGVP, अगर मैं प्रॉफिट बोलूँ, पहले प्रॉफिट कितना हुआ बेटा? 50 लाख। लेकिन क्या इसके अंदर एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर नहीं है? तो वो ये बोलेगा कि भाई इस 50 लाख में से 60% तो एग्रीकल्चरल है, which means 30 lakhs is agricultural and 40% is non-agricultural, that is 20 lakhs। ये तो बेटा PGVP में टैक्सेबल हो जाएगा, और ये जो है 10(1) में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मेरा आपसे सवाल, 10(1) एग्रीकल्चर का मैं एग्जेम्प्ट कर देती है, और ये मैंने किसकी बात करी थी? कंपनी की बात करी थी। आप मुझे बताइए पार्शियल इंटीग्रेशन लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि कंपनी है। और अगर इसको मैं इंडिविजुअल बना दूं ना, तो पार्शियल इंटीग्रेशन लग जाएगा। बताइए, क्लियर है आपको? पार्शियल इंटीग्रेशन कहाँ लग रहा है? जब कंक्लूड हो रहा है तभी तो लग रहा है। फोन को छोड़ दे, कॉन्सेप्ट समझ ले। क्या पढ़ा है मैंने भी पिछले 5 मिनट में? रूल 7A, B और 8 का कॉन्सेप्ट क्या बनाई है? कॉफी बनाई है या टी बनाई है या रबड़ बनाया? रबड़ रबड़ बनाया। क्या टी थी ना, रूल 8। ठीक है, आइए आइए मैं थक जाता हूँ, गला खराब हो जाता है। आइए जी, ऐसे क्यों होता है? आइए बेटा, अब मैं आपके साथ रूल नंबर 7 की बात कर रहा हूँ। सपोज करो एक इंसान है, ये फार्मर है, और उसने बेटे ये क्या उगाए हैं? बहुत सारे आलू उगाए हैं बेटे, लॉट ऑफ पोटैटोज। कितने रुपए के पोटैटोज उगाए जी? कितने की कॉस्ट आ गई? 10 लाख। अगर ये चाहे तो इसको कितने का बेच सकता है मार्केट में? 18। पर बेटे जिंदगी में सपने बड़े लिए भाई ने, उसने कहा नहीं जी मैं 18 लाख का बेचूंगा। तो मेरे जिम्मे कितने है? बस 8 लाख रुपए है। कह रहा मैं तो लोन लेके फैक्ट्री बनाऊंगा, चिप्स बनाऊंगा और उसको बेचूंगा। समझ रहे हो? अंकल चिप्स। अंकल चिप्स ऑलरेडी बिक रहे हैं सर। हाँ तो ये अंकल चिप्स ही तो है, ये अंकल ही तो है। ठीक है, आप मुझे बताइए ये फैक्ट्री है, ठीक है। फैक्ट्री के अंदर बेटे गुड्स की प्रोसेसिंग हुई, यहाँ पे बहुत सारी लेबर लगी हुई है बेटे। एक लेबर का नाम आकाश है उसके अंदर। तो आप ही बनोगे ओनर। 10 रुपए के पैकेट का ओनर तो बन जाएगा, फैक्ट्री का ओनर नहीं बन पाएगा। ठीक है ना? ठीक है, सो बेसिकली ये प्रोसेसिंग हुई,
और जो भी चिप्स बेटे खराब निकलते हैं वो आपको पता है कि लोग खाने के लिए आ ही जाते हैं। और थोड़े चिप्स में कीड़े भी लग जाते हैं बेटे कभी कभी। ठीक है, सो बेसिकली ये जो फैक्ट्री की कॉस्ट आई ना बच्चे, इसकी कॉस्ट आई बेटा 15 लाख की। आप मुझे बता सकते हैं फाइनली टोटल कॉस्ट कितनी लगाई भाई ने? 10 और 15 25 और बेटे चिप्स निकले और उसने चिप्स को बेच दिया, सारे के सारे चिप्स बेच दिए बेटा 50 लाख के। क्या मैं कह सकता हूँ एक इंसान धंधा कर रहा है? आप ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इस इंसान का सोचूं कि सर कितना एग्रीकल्चरल कितना नॉन, तो ये क्या इन 3 कैटेगरीज में आ रहा है जो परसेंटेज दे रखी हो? नहीं दे रखी। कह रहे सर मेरा भी कुछ कर देते, टी कॉफी रबड़ का जैसे करा। आपका कुछ नहीं है जी, आपका निकालने का तरीका है कुछ। सबसे पहले बताइए सेल प्राइस है 50 लाख और पहले पूरी कॉस्ट लिख देते हैं इसकी। कह सकता हूँ एक तो 10 लाख एग्रीकल्चर की और 15 लाख किस चीज की थी? फैक्ट्री की। 15 थी ना? 10 और 15 भाई का प्रॉफिट कितने का हुआ? 25 लाख। पर क्या इस 25 लाख के अंदर एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर नहीं है? तो बेटे इस 25 के अंदर से एग्रीकल्चर कैसे निकालूं? आपको ना मार्केट प्राइस ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दिया होगा, तो आप मुझे बताइए अगर ये यहीं पे अपनी जिंदगी रोक लेता तो 8 लाख रुपए की तो एग्रीकल्चर इनकम आती है ना, 18 माइनस 10, और अगर 8 इधर आ गया तो इधर कितना आ जाता? 17 लाख रुपए बैलेंस। टोटल 25 है जिसमें से 8 एग्रीकल्चर हो गया और ये 17 लाख हो गया। पहले आपको ये बात क्लियर है? अब आप समझिएगा दूसरा तरीका, दोबारा से शुरू कर रहा हूं बात को। भाई के प्रॉफिट कितने थे? 25 लाख। आप बोलोगे सर क्या जरूरत है? जरूरत है बेटे, दोबारा से बाइफरकेशन हो रही है। कितने के प्रॉफिट थे? 25 लाख। अब मैं आपको ये कह रहा हूं, एक बात बताओ, इसका सेल प्राइस कितना था? अब आप ना इसके धंधे को अलग समझो कि ये उस फार्मर से अलग है, एज्यूम कर लो। तो इसने इसको ये पोटेटोज 10 लाख के पड़ते या 18 के पड़ते? अगर मैं इनको अलग अलग मान लूं तो 18 के। तो इसका मतलब भाई की कॉस्ट कितनी आ गई? पोटेटोज की 18 लाख और फैक्ट्री की कॉस्ट कितनी? तो आप मुझे बताइए कितना आ रहा है? ऐसे भी तो निकल सकता है ना सर। और अगर ये 17 हो गया तो ऑटोमेटिकली इधर क्या आ जाएगा? 8 लाख आ जाएगा ना सर जी। There are two ways of saying a thing, कि जिसपे मैंने सेकंड वाले केस में क्या एज्यूम कर लिया कि सेकंड वाले में एज्यूम ये कर लिया कि अगर ये सेपरेट बिजनेस होता तो इसको वो पोटेटोज 10 लाख के ना पड़ते, 18 के पड़ते और इसकी फैक्ट्री कॉस्ट 15 की, तो 17 लाख रुपए इसका प्रॉफिट आ जाता। कहिए बच्चे क्लियर है? तो ये आपका हो गया था जी एग्रीकल्चरल इनकम में प्रैक्टिकल कंटेंट सारा का सारा, जिसके अंदर एक हमने पार्शियल इंटीग्रेशन देख लिया और ये देख लिया। और मैं आपसे छोटी सी चीज बोलता हूँ, मान लो ये एक इंडिविजुअल ही था, क्या इस पे पार्शियल इंटीग्रेशन लगेगा? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि 17 लाख रुपए एक्सीड्स स्लैब रेट्स, 8 लाख रुपीज एक्सीड्स 5000, तो इसका टैक्स कैसे निकलेगा? वो सारे स्टेप्स फॉलो करें। क्लियर है जी? ओके, बहुत ही छोटी सी बातें रह गई बेटे कि एग्रीकल्चरल इनकम में क्या क्या आता है। थ्योरेटिकल बातें रह गई हैं, सारी बातें हो गई है। अब आप एक बार सुनते जाइएगा, बस आपको प्रोविजन दिमाग में होनी चाहिए। एग्रीकल्चरल इनकम की डेफिनेशन ना 3 पॉइंट्स दिए हुए। एग्रीकल्चरल इनकम में 3 पॉइंट्स दिए हुए, 1 2 3। सबसे पहला पॉइंट है रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड। कहने का मतलब ये है, अगर आप एक एग्रीकल्चरल लैंड के मालिक हैं और आपने उसको किराए पर दिया है और आपको रेंट मिल रहा है, आप मुझे बताइए क्या वो एग्रीकल्चर इनकम है? मैं कह रहा हूँ आपको, मैं खुद कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं करता, पर यूपी में कई खेत है जो मैंने किराए पे दिया फार्मर को, मेरे को किराया आ रहा है 20,000 50,000 महीना, क्या वो एग्रीकल्चर इनकम है? आंसर है सीएस, वो है। इवन आप एक फार्मर नहीं है बट आपके पास एक एग्रीकल्चरल लैंड है और उससे आपको रेंट आ रहा है, दैट इज आल्सो एग्रीकल्चरल इनकम। शुड बी यूज, वो कंडीशन बोल दूंगा मैं। हाँ जी, जो मशीनें एग्रीकल्चर में यूज होती है उसको हमने रेंट पे दिया है, वो भी काउंट होगा? कोई ट्रैक्टर हो गया, कोई और हार्वेस्टर, तेरे को जो इनकम है वो उस लैंड की वजह से आनी चाहिए, मशीनरीज की वजह से। आप आगे देख रहे हैं मैंने रेवेन्यू लिखा है।
रेंट एग्रीमेंट को रिन्यू कराने का कुछ पैसा, कुछ लमसम पैसा मैं टेनेंट से ले रहा हूँ, तो बेसिकली वो भी क्या हो जाता है बच्चे, एग्रीकल्चरल इनकम। आप प्लीज केसेस सुनते जाइएगा। मैंने आपको एक एग्रीकल्चर लैंड किराए पे दी है और आप मुझे पैसा नहीं देते हो, आप मुझे 10,000 किलो आलू दिए तुम लोग, यानी कि रेंट इज नॉट रिसीव्ड इन कैश, रेंट या रेवेन्यू इज नॉट रिसीव्ड इन कैश, इट इज रिसीव्ड इन काइंड। विल इट बी कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चरल इनकम? जी हाँ बिल्कुल। वो 10,000 किलो आलू या जो भी आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दिया वो मेरी एग्रीकल्चर इनकम है। कहने की बात है कि ना ही सिर्फ फार्मर की इनकम एग्रीकल्चर इनकम हो रही है, बल्कि जो लोग उसको किराए पे दे रहे हैं उस लैंड को, उससे जो रेंट आ रहा है वो भी एग्रीकल्चर इनकम है। सेकेंड पॉइंट, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। यहां आता है फार्मर का रोल। आपको जो इनकम हो रही है वो कैसे हो रही है, वो क्या एक्टिविटी कर रहे हो आप, एग्रीकल्चर। ध्यान से सुनिएगा बेटा बात को। अब किस चीज को बोला जाएगा कि वो एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं है? दो ऑपरेशंस होते थे, बेसिक ऑपरेशन और सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। याद आ रहा है कुछ? तो बेसिकली बेसिक ऑपरेशन और सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। बेसिक ऑपरेशन होता है देसी, पूरा लैंड की लेवलिंग करना, क्रॉप्स डालना, सीड्स डालना, ठीक है, क्रॉप उसमें से स्प्राउट होगा उसकी मेंटेनेंस करना, ठीक है, इरिगेशन, पानी डालना, ठीक है। तो बेसिक ऑपरेशन होता है देसी जो काम होता था। सब्सिक्वेंट ऑपरेशन क्या होता है, पेस्टिसाइड्स, कि जब एक प्लांट प्रोड्यूस हो गया, क्रॉप प्रोड्यूस हो गया, तो उसको मेंटेन करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता, करना पड़ जाता है। बेसिक ऑपरेशन करें, सब्सिक्वेंट नहीं करें, क्या इसको मैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटी बोलूं? आंसर इज यस। बेसिक करें, सब्सिक्वेंट भी करें? यस, बेसिक भी और सब्सिक्वेंट भी। बेसिक भी नहीं करे, सब्सिक्वेंट भी नहीं करे, बेसिक नहीं करे, सब्सिक्वेंट करे, नहीं। कंक्लूडिंग, बेसिक ऑपरेशंस आर मस्ट। बेसिक ऑपरेशन करने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ध्यान से सुनते जाइएगा बात को, सारी बातें कर रहा हूं। आपने नर्सरी इनकम सुनी है? सीड्स, जो प्लांट की सीड्स और प्लांट का ट्रेड करते हैं। नर्सरी इनकम को क्या एग्रीकल्चर इनकम बोला जाता है? बोला जाता है। ध्यान से सुनिएगा, ये इकलौती ऐसी एग्रीकल्चर इनकम है। पहली बात, ये एग्रीकल्चर इनकम है, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, अगर बेसिक ऑपरेशन नहीं भी करे ना तो वो भी है एग्रीकल्चर इनकम। सो द ओनली इनकम जिसको मैं एग्रीकल्चर इनकम बोल दूंगा, इवन ए बेसिक ऑपरेशन आर नॉट देयर, वो कौन सी इनकम होगी बेटा? नर्सरी इनकम। नर्सरी इनकम को मैं बोल रहा हूं दैट इट इज एग्रीकल्चर इनकम इवन इफ बेसिक ऑपरेशंस आर नॉट अकर्ड इन नर्सरी। इंपॉर्टेंट बातें बोल रहा हूं मैं आपके साथ बच्चे, सारे ट्रिकी पॉइंट्स। मुझे बताइए, यहां तक क्लियर है बच्चे? आगे सुनिए जी। हाँ जी, बेसिक ऑप्शंस में क्या क्या आएगा? टिलिंग ऑफ लैंड, वो आप गिरीश्वर सर की बुक में भी एक बार देख सकते हैं। बेसिकली टिलिंग ऑफ लैंड, सोइंग ऑफ सीड्स, इरिगेशन, मतलब वो बेसिक खोदना और उसमें वो करना, सारी बातें, वो चीज़ आती है। लेकिन दोनों से कोई एक एक्टिविटी होनी चाहिए। दोनों में से कोई एक नहीं है, बेसिक होना चाहिए। नहीं, नर्सरी नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर दोनों ही तब भी माना हाँ, तब भी माना जाए। आप ट्रेडर हो एक, तो 5,000 प्लांट खरीद के तो एक नर्सरी का तूने लाइसेंस लेके तो उधर बेच रहा है, तो भी उसको मैं एग्रीकल्चरल इनकम बोल रहा हूँ। क्लियर है जी? तीसरा वाला पॉइंट बताना बेटा। तीसरे पॉइंट पर मैं आ जाऊंगा, जो कि है फार्म बिल्डिंग का। ये अच्छा पॉइंट है, पर आप एक चीज समझिए कि किसी भी चीज को एग्रीकल्चर, आपको जो रेंट आ रहा है उसको मैं एग्रीकल्चर इनकम तब बोलूंगा, कब बोलूंगा, कंडीशन बताऊंगा। आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी करो, उसको मैं एग्रीकल्चर इनकम तब बोलूंगा, या फार्म बिल्डिंग को तब बोलूंगा जब तीन कंडीशन फुलफिल होती है। द रेंट शुड बी डिराइव्ड, सॉरी, जो भी आप पैसा कमा रहे हो, द इनकम शुड बी डिराइव फ्रॉम लैंड। जो मेहनत है वो लैंड पर हो रही हो। जो लैंड है वो कहाँ सिचुएटेड होना चाहिए? शुड बी सिचुएटेड इन इंडिया, ठीक है। और जो भी एक्टिविटी हो रही है वो कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए? एग्रीकल्चर। मुझे रेंट मिल रहा है, ठीक है, लेकिन जो इंसान है उसने बोला मेरे को एग्रीकल्चर लैंड चाहिए, मैंने कहा क्या करो, खेती बाड़ी करें, नहीं मूवी की शूटिंग होनी है, क्या वो रेंट एग्रीकल्चर का माना जाएगा? नहीं।
तो जो एक्टिविटी होनी चाहिए उस लैंड पे वो क्या होनी चाहिए, एग्रीकल्चर। तो ये जनरल बात है। लास्ट पॉइंट बेटा फार्म बिल्डिंग, ध्यान से सुनना। फार्म बिल्डिंग से पहले मैं आपसे एक चीज बोलना चाहता हूँ, कह सकता हूँ एग्रीकल्चर लैंड दो तरीके के होते हैं, रूरल एग्रीकल्चर लैंड और, क्यों ये होता है नहीं होता, होते होंगे, होते हैं रूरल नहीं, रूरल। और अर्बन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर लैंड जो है, बस बेटे हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे 10 मिनट में। नहीं 10 मिनट में नहीं एग्रीकल्चर लैंड जो है या तो वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड होता है या तो वो अर्बन एग्रीकल्चर। अगर आपने रूरल को बेच दिया तो कैपिटल गेन लगेंगे, 37 नो रूरल। अब आपने इतनी बात कर ली तो सुन लीजिए, अगर आप रूरल को बेच रहे हैं तो क्या कैपिटल गेन लगेंगे, नहीं लगेंगे। रीजन बिकॉज इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 14। 214 की डेफिनेशन याद करो कैपिटल एसेट की, इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑफ ऑल काइंड्स, लेकिन एक्सक्लूड हो जाता था रूरल एग्रीकल्चर लैंड। समझ रहे हो? तो बेसिकली रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो कैपिटल एसेट ही नहीं होता, तो बेचने पे कोई कैपिटल गेन है ही नहीं। पर अर्बन होता था, लेकिन एक एक्सेप्शन होती थी इसकी, कंपलसरी एक्विजिशन हो गया तो 1037 में एग्जेम्प्ट हो जाता। अभी मुद्दे की बात वो नहीं है, आपको याद नहीं आ रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि सर जी कौन से लैंड को मैं बोलूँगा रूरल है और कौन से को बोलूँगा अर्बन। So it depends upon the population of the municipality. Exactly. म्युनिसिपैलिटी समझते हो, एमसीडी, एनडीएमसी, ऐसे गांव में भी पंचायत होती है, ठीक है। आप मेरे को बताइए, अगर इस म्युनिसिपैलिटी, ये जो मैं वो है ना बच्चे, ये कलर कर रहा हूँ, ये पता है क्या है, ये म्युनिसिपैलिटी का एरिया है। किसमें? ठीक है, आप मुझे बताइए अगर इसकी पॉपुलेशन इस म्युनिसिपैलिटी की .10,000 है, तो ये जो एग्रीकल्चरल लैंड है ये क्या है, अर्बन। 10,000 होते ही अर्बन हो जाता है। और अगर इस म्युनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 4,000 होती तो ये लैंड क्या होता, तो हो जाता रूरल। 10,000 होते ही इस म्युनिसिपैलिटी में जो भी लैंड है वो क्या हो गए बच्चे, अर्बन एग्रीकल्चर। अच्छा सर, अगर पॉपुलेशन होगी, जैसा मुझे ऐसा लिखना चाहिए, ठीक है, एक केस तो हो गया 10,000, दूसरा हो गया अबव 10,000 अप टू 1 लाख, बिलो नहीं, अप टू 1 लाख। तो सर अगर इसकी पॉपुलेशन 80,000 होती इस म्युनिसिपैलिटी की, तो कह सकता हूँ ये म्युनिसिपैलिटी के अंदर जो भी लैंड है उसको क्या बोलता मैं, अर्बन। एक बार आप रिवाइज नहीं करवा रहे। तू पहले फोन रखना, दो तो फोन रखे हैं, दो जगह से मैसेज आ रहे हैं तेरे को। वो बंदे पड़े थे। मैं सोच रहा हूँ है तो 3, 2 मैसेज कैसे आ रहे हैं। मुझे आप एक बात बताइए, ओ बेटे 10,000 पॉपुलेशन होते ही होगी तो 80,000 पे रूरल थोड़ा हो जाएगा। अगर आपकी पॉपुलेशन 10,000 है तो ये जितने भी लैंड है ये क्या है, ये अब वो बोल ही नहीं, अगर हम गलत ही बोलते हैं हम बोलेंगे अर्बन एरिया। क्या बताऊं आगे का क्यों सोच रहा है तू, मैं कह रहा हूं कि 10,000 डॉट है, डॉट 10,000। अगर पॉपुलेशन 8,000 है, अब ये म्युनिसिपैलिटी, तभी तो मैंने ब्लू करा है बेटे कि म्युनिसिपैलिटी का एरिया है, यहाँ पे ये लैंड है। अब बताइए पॉपुलेशन इज 8,000, रूरल इज करेक्ट, वेरी गुड, बट मुझे पता है आपने तुक्का मारा था। 10,000 से कम है तो रूरल होगा ना, वही तो बोला। ना बेटा
मैं ही गलत पढ़ा दिया। ठीक है, अगर पॉपुलेशन 8,000 है तो क्या होगा? रूरल। अगर पॉपुलेशन .10,000 है अर्बन। तो हमें बताइए, अगर पॉपुलेशन, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है कि अगर पॉपुलेशन 10,000 है तो सारा का सारा एरिया क्या हो जाएगा? ठीक है, आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, अभी 10,000 पे कुछ नहीं लिखूंगा। लेकिन अगर पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा हुई, 2 किलोमीटर पहले बढ़ेगा ना। एग्जैक्टली, मान लो 80,000 है पॉपुलेशन, तो एक बात तो तय है, इसके अंदर के तो सारे अर्बन हो ही चुके, क्योंकि 10,000 होते ही अर्बन हो जाते हैं, तो 80 पे भी है। साथ ही साथ बेटे कितने किलोमीटर बढ़ जाएगा? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। ये भी लैंड अर्बन हो जाएंगे, क्योंकि जब एक जगह की पॉपुलेशन बढ़ती है तो ना ही सिर्फ वो एरिया अर्बन माना जा रहा है, बल्कि उसका एडजॉइनिंग एरिया भी अर्बन माना जा रहा है। जैसे अगर दिल्ली कैपिटल है तो दिल्ली कैपिटल है तभी तो बेटे गुड़गांव और नोएडा डेवलप हो पा रहा है। अगर दिल्ली कैपिटल ही ना होता तो नोएडा डेवलप ही ना होता। धीरज जी समझ रहे हैं ना आप? नहीं अब बोल जानते हो दिल्ली ठीक कोई है। एक्सीडेंट नहीं है। अब आप मुझे बताइए, अबव 1 लाख अप टू 10 लाख अप टू 10 लाख 6 किलोमीटर फालतू एरिया 6 किलो 6 किलोमीटर कहाँ से लोगे? बॉर्डर लाइन से पकड़ोगे ना। 6 किलोमीटर पकड़ लिया बेटा। अब आप मुझे बताइए आखिरी पॉइंट, अप 10 1 से 2 से अबव 10 लाख 8 8 किलोमीटर बेटा, 8 किलोमीटर बस। बॉर्डर से लेके कितने किलोमीटर? 8 किलोमीटर। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, पॉपुलेशन है जी 1 करोड़। किसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ है? म्युनिसिपैलिटी की। पॉपुलेशन तो म्युनिसिपैलिटी की काउंट करेंगे ना, किसी कंट्री की बात करते तो कंट्री के लोग गिनेगा ना उसमें, स्टेट की पॉपुलेशन होगी। म्युनिसिपैलिटी, ये पॉपुलेशन किसकी गिन रहा हूं मैं? देश की गिन रहा हूं मैं? नहीं, शहर की गिन रहा हूं? म्युनिसिपैलिटी जैसे एमसीडी एनडीएमसी होते हैं, पंचायत होते हैं, बहुत सारे बने होंगे, जिला डिस्ट्रिक्ट जो भी। आप मेरे को बताइए, ये जो पॉपुलेशन है ये इस म्युनिसिपैलिटी की कितनी पॉपुलेशन है? तो सबसे पहला सवाल, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला सवाल, इस म्युनिसिपैलिटी में जितने भी एग्रीकल्चरल लैंड है वो क्या हो जाएंगे? अर्बन। इस एरिया में, ये भी इस एरिया में क्या होंगे? अर्बन। भाई साहब 1 करोड़ है तो कितने किलोमीटर तक जाऊंगा मैं? 8 किलोमीटर, क्योंकि मोर देन 10 लाख है ना। मुद्दे की बात ये है बेटा, एग्रीकल्चरल लैंड है इधर, ये लैंड क्या हो जाएगा? दिस इज, समझ आ गया जी आपको सारे? पॉपुलेशन मुझे बताइए, क्लियर है यहाँ तक? सर ये सारी बातें आप क्यों बता रहे थे? ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा था क्योंकि आपकी एग्रीकल्चरल इनकम की डेफिनेशन में लास्ट पॉइंट है फार्म बिल्डिंग। फार्म बिल्डिंग का मतलब समझते हो? ये फार्म हाउस है, फार्म हाउस इन द सेंस यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है। बेटे माइक ऑफ रखना, किसी का भी माइक ऑन है तो डिस्टर्बेंस आ रही, ठीक है। और साथ ही साथ में ये थोड़ी सी बिल्डिंग बन गई, तो ये क्या हो जाता है जी? फार्म बिल्डिंग। अब मुद्दे की बात ये है, आप मुझे सोच के बताइए, इस बिल्डिंग के रिलेशन में अगर कुछ इनकम हो रही है, मैं देखो ये तो एग्रीकल्चर लैंड है, इसको तो मुझे पता है कि ये तो एग्रीकल्चर इनकम ही होती है, लेकिन अगर इस बिल्डिंग से रिलेटेड कुछ इनकम हो रही है, इनकम फ्रॉम बिल्डिंग, कौन से बिल्डिंग समझ रहे हो? इसको भी क्या, इसको एग्रीकल्चर इनकम बोल दिया जाएगा? आंसर इज यस। कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन, इमीडिएट विकिनिटी में, बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमेट टू दी एग्रीकल्चरल लैंड, पास में होनी चाहिए बिल्डिंग। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि इस लैंड के ऊपर ही हो सकता है आधा 1 किलोमीटर दूर भी हो। तो ये जो बिल्डिंग है ये लैंड के काफी इमीडिएट विकिनिटी होनी चाहिए। ध्यान से, ना ऐसा कुछ नहीं है। इट इज ऑक्यूपाइड बाय कल्टीवेटर, फार्मर ने ऑक्यूपाई करा हुआ है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास एग्रीकल्चर लैंड है, एक बार सुनना बेटा, बात मत करो एक बार, ठीक है, रिवीजन चल रही है अभी, बात मत करो। मेरे पास एक एग्रीकल्चर लैंड है और मैंने एक फार्मर को दिया हुआ है और उसने बोले सर हम इधर पूरे दिन काम करेंगे, आप ये बिल्डिंग भी हमें किराए पे दे दीजिए ना। मैंने कहा ठीक है भाई ले लो।
आप सिचुएशन समझ रहे हो? मेरे पास एक एग्रीकल्चर लैंड है, वहीं पे बिल्डिंग भी है और मैंने वो किराए पर दे दिया आपको। अब मेरे को बताइए, तो ये जो बिल्डिंग है, पहली बात तो इमीडिएट विकिनिटी होनी चाहिए, इट शुड बी इमीडिएट मतलब वेरी क्लोज प्रॉक्सिमेट टू द लैंड, ठीक है। दूसरी बात, इमीडिएट विकिनिटी का सेकंड कंडीशन क्या लिखी थी हमने? ऑक्यूपाइड बाय द फार्मर। मतलब वो फार्मर को मैंने बोला है कि देख भाई वो तू ही यूज करेगा, मैं ऐसे उधर कोई एटीएम वेटीएम खोल दूंगा तो थोड़ा ना एग्रीकल्चर इनकम सरकार बोलेगी उसको। तो बेसिकली इट शुड बी ऑक्यूपाइड बाय द फार्मर। अब दूसरी बात आती है, सर फार्मर क्यों यूज कर रहा है उसको? थर्ड पॉइंट, फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरेज और ड्वेलिंग। या तो वो फार्मर कह रहे सर हम रहेंगे यहाँ पे, पूरा दिन काम करेंगे, यहीं रह लेंगे, या फिर वो किस लिए यूज कर रहा है? स्टोरेज को। तो आप मुझे बताइए, पहले 3 पॉइंट क्लियर है। चौथा पॉइंट कहता है कि इट शुड बी असेस्ड टू लोकल टैक्सेस, यानी कि जो भी इस एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर, इस बिल्डिंग के ऊपर टैक्सेस है ना, वो आपके पे हो जाने चाहिए, ठीक है। आप मेरे को बताइए, अभी आ नहीं रहा स्क्रीन पे, एक सेकंड रुकना है, ठीक है। आप मुझे बताइए कि ये जो चौथी कंडीशन है, अगर आपको याद आ रहा है कुछ कुछ, किसके ऊपर थी ये चौथी कंडीशन? एग्जैक्टली, ये चौथी वाली कंडीशन किस पे थी कि अगर आपका ये जो एग्रीकल्चरल लैंड है ये अर्बन लैंड होगा तो टैक्सेस की जरूरत है, अगर ये अर्बन लैंड नहीं है तो टैक्सेस की जरूरत भी आपको नहीं है। मैं एक बार स्क्रीन पे दिखा दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या था हमारा? इमीडिएट विकिनिटी। ये रूरल के लिए भी है और अर्बन के लिए भी है, या सिर्फ और सिर्फ किसी एक के लिए? अर्बन रूरल नहीं, दोनों के लिए। जो फार्म बिल्डिंग की इनकम है, एक बार फिर से स्टार्टिंग से बोल देता हूँ, जो फार्म बिल्डिंग की इनकम है, क्या मैं कह सकता हूँ बिल्डिंग से रिलेटेड इनकम को मैं एग्रीकल्चर इनकम बोल दूंगा? पहली कंडीशन क्या है? विकिनिटी। इट इज फॉर इवन इफ योर लैंड इज इन रूरल एरिया और अर्बन। सेकेंड पॉइंट, इट शुड बी ऑक्यूपाइड बाय द कल्टिवेटर, फार्मर। और ये कंडीशन भी दोनों लैंड के ऊपर लगे, चाहे तुम्हारा लैंड अर्बन में हो चाहे रूरल में। तीसरा क्या था? इट शुड हैव बीन यूज्ड फॉर ड्वेलिंग पर्पस और स्टोरेज पर्पस, चाहे वो अर्बन में हो चाहे रूरल में। चौथा है टैक्स पे होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये जो चौथी कंडीशन है सिर्फ और सिर्फ अर्बन के ऊपर। सर मेरा लैंड अर्बन में है और मेरे टैक्सेस पेड नहीं है, क्या वो जो बिल्डिंग से किराया आ रहा है वो एग्रीकल्चर का माना जाए? नहीं माना जाए। सर जी मेरा लैंड रूरल एग्रीकल्चर लैंड है और टैक्सेस पेड नहीं है, फिर भी चल जाए। मुझे बताइए, क्या यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? वेरी 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 गुड। तो सारी की सारी एग्रीकल्चर की बात हो गई। एक आखिरी बात रह गई बेटे, कई बार होता है जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है उसमें कोई ना कोई प्रोसेस करना होता है विच इज नेसेसरी टू रेंडर इट फिट फॉर द मार्केट। इसका मतलब समझ रहे हो आप? जैसे कि पोटैटोज ग्रो होते हैं, क्या उसको एज इट इज मार्केट में मिट्टी के साथ ही बेच देना चाहिए, या कुछ ना कुछ प्रोसेस वॉशिंग या कुछ होना चाहिए, उसमें कुछ इंसेक्ट्स लगे हुए हैं? ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना बेटे, आलू के साथ कीड़े लगे वो भी बेच दिए साथ, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, क्या फार्मर्स अगर कोई ऐसा प्रोसेस करते हैं विच इज नेसेसरी, आई एम नॉट सेइंग कि वो पॉलिशिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट को ज्यादा मार्केटेबल बनाने के लिए, इट इज नेसेसरी कि मैं वो चीज करूं सो दैट मार्केट में वो बिक सके। आप मुझे बताइए, क्या उस एक्टिविटी से रिलेटेड इनकम एग्रीकल्चर इनकम बोली जाएगी या नहीं बोली जाएगी? बोली जाएगी। 10 लाख के तो आलू हैं, 2 लाख रुपए का मैं खर्चा करता हूँ उनको वॉशिंग करने में, क्लीनिंग करने में, मेरा टोटल खर्चा कितना? 12 लाख। माय मार्जिन इज 100%, मैं सेल करूंगा 24 लाख। आप मुझे बताइए, तो ऑब्वियस बात है ना, 10 लाख के आलू 10 लाख के बिकते 20 होता है, 2 लाख का खर्चा करा उसका भी तो डबल ले रहा हूं मैं, तो उससे रिलेटेड इनकम को भी क्या बोल दूंगा? एग्रीकल्चर इनकम, बिकॉज इट इज नेसेसरी टू रेंडर इट फिट फॉर द मार्केट। कहिए साहब, ऑल वेल? वेरी 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 Recording stopped.